नमस्कार दोस्तों, ईवीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि 15 नंबर का आपका यहाँ पर पेडागोजी आता है और 15 नंबर के यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाएंगे जिन बच्चों ने सुना नहीं होगा, जिन टीचरों ने नहीं सुना होगा, तो बच्चे परेशान उसमें होंगे। देखिए, सीबीएसई भी यही चाहता है ऐसे बच्चे पास ना हो, और किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इन क्वेश्चन पर बच्चा उलझ करके रह गया तो उसका सिलेक्शन होना नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है बाकी के क्वेश्चन के लिए, ना कि इन क्वेश्चन के लिए अलग अलग किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। जो क्वेश्चन करा रहा हूं यही पैटर्न है, इन्हीं प्रश्नों से परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज। तो इन क्वेश्चंस को करके जरूर जाना। पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेटेड कंटेंट मिल सके। सीडीपी के मैराथन आ चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए पेडागोजी का कि ईवीएस सीखने का अच्छा संसाधन हो सकता है। देखिए, पेडागोजी ना कभी आपको बदलेगा नहीं, इसी तरीके के एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो बदल सकते हैं। नृत्य कहीं का बदल सकता है, हो सकता है दूसरा नृत्य पूछ दे, हो सकता है आपके पड़ोसी कौन से नृत्य को अच्छा मानते हैं, आपके पड़ोसी जो है वो कौन से नृत्य को अच्छा मानेंगे, कौन सा नृत्य उनके यहाँ किया जाता है, ये सब सवाल कुछ भी आड़ा टेढ़ा पूछ सकता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पेडागोजी पे ध्यान दीजिए, काम आसान हो जाएगा आपका। ईवीएस सीखने का अच्छा संसाधन हो सकता है, तो याद रखिएगा क्षेत्र भ्रमण जो है ईवीएस सीखने का अच्छा संसाधन है। रेडियो से आप ईवीएस नहीं सीख सकते, ना ही विकिपीडिया से, ना ही विश्वकोश से। जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। बहुत सारे फल ऐसे हैं जिसको आपने आज तक नहीं देखा, आपने नाम सुना होगा फिर भूल जाते हो, लेकिन जिस दिन एक बार वो फल आपके हाथ में आ जाएगा ना, आप जीवन भर उस फल को नहीं भूलोगे। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है कि वास्तविक चुनौती यहाँ पर क्या है। तो परिभाषाएं एवं जानकारी, ठीक है। रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर। तो वाकई में जो अगर देखा जाए, चुनौती जो है वो विद्यार्थियों को खुद को व्यक्त करने का एक अवसर है। यही एक वास्तविक चुनौती है। क्योंकि देखिए, अगर आप बोलेंगे रट करके सीखना ये चुनौती है, तो रट करके सीखना चुनौती ही नहीं, गलत है। परिभाषाएं जो हैं ये गलत हैं। कॉन्सेप्ट का विवरण, विवरण मतलब कि यहाँ पर डिटेलिंग की बात की जा रही है, मतलब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाइए। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी टॉपिक को बहुत सारे लोग, मतलब कि छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि आम है। अब परीक्षा में सिर्फ इतना ही आएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, और आम जो है वो भारत का क्या है, तो राष्ट्रीय फल है, ठीक है, क्षेत्रीय फल है। इस तरीके से सवाल बन जाएंगे। लेकिन इसमें भी अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने लगी जाएं बहुत डिटेल में, एक पीडीएफ का कटिंग लेकर के, तो बच्चा तो यहीं कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेलिंग नहीं करनी है। जितना परीक्षा में पूछा जाता है उतने बच्चे को दो ताकि पचा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो आंसर नंबर क्या होगा, अवसर, ये पॉजिटिव है। बच्चों के लिए, आपके लिए भी तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है ना। आप भी समझते हैं कि भाई अगर आपको सीखना है, आपको अगर परीक्षा पास करनी है, तो वाकई में आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अपने आप को व्यक्त कर दीजिए, सीटेट निकाल करके दिखाइए माता पिता को। ये चुनौती है कि नहीं। तो खुद को व्यक्त करना एक चुनौती होती है ताकि सामने वाले के विश्वास पर खरा उतरा जा सके। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पर थीम से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्न में से किस थीम में उप थीम शामिल है। तो अच्छा प्रश्न है और इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो किस थीम में उप थीम शामिल है, तो बताएंगे इसके बारे में। देखिए, थीम से प्रश्न तो पूछा ही जाता है, याद रखिएगा, और सब थीम से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, थीम कितने हैं, थीम है 6, और उप थीम कितने हैं, उप थीम है 4। लेकिन वो इस 6 के अंदर एक उप थीम है, जैसे कि परिवार और मित्र, ठीक है। मैं आपको थीम याद करा देता हूँ, बहुत आसान है। परिवार और मित्र हो गया, ठीक है। भोजन पानी हो गया, भोजन पानी, ठीक है, और आवास। घर के अंदर भोजन करते हो, पानी पीते हो, ये 3 तो एक साथ हो गया, भोजन पानी आवास। और जो बनाते हो और करते हो, जो बनाते हो, ये हो गया यात्रा के दौरान। जैसे कहीं नौकरी करने जाते हो तो यात्रा करके जाओगे और जो चीज़ बनाओगे। और बताओ, आवास में परिवार और मित्र होता है कि नहीं। तो परिवार, पानी, भोजन, आवास, जो बनाते हैं, यात्रा, ये आपके थीम है। लेकिन सब थीम की अगर बात करें तो इसी के अंदर एक सब थीम आ जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि संबंध की बात आ जाती है, ठीक है, रिलेशनशिप आ जाते हैं। फिर काम और खेल इसी का एक सब थीम है, ठीक है। फिर तीसरा हो जाता है आपका कहीं ना कहीं जानवर, और फिर पौधा छूट नहीं सकता ना, आपको सांस तो पौधे से लेनी है। वफादार कुत्ता होगा ही घर के बाहर, या गाय होगी जो कि आपको दूध देगी, चाहे भैंस होगा, जानवर तो होगा ही, होना ही चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर सब थीम जो रिलेटेड है आपसे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो संबंध है, काम और खेल है। संबंध मतलब मान के चलिए आपके दोस्त यार हैं, उनके साथ संबंध है आपका, तो उनके साथ क्या करने जाओगे, काम करने जाओगे, खेलने कूदने जाओगे। घर के बाहर जानवर होगा, एक पौधा भी लगा होगा गमले के अंदर। तो ये सब थीम है, तो इसको कंठस्थ कीजिएगा।
अपने दिमाग में इस चीज़ को छापिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब जो बच्चा बोल दे कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो बेवजह का पेपर दे रहा है और उसको कोई मतलब है नहीं। जो बच्चा बोल रहा है पेपर मुश्किल है ना, वाकई में वो पढ़ा नहीं है, और उस चीज़ को मत सुनिए आप लोग। आप पढ़ के जाएंगे, पेडागोजी पढ़ के जाएंगे, बाकी जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो इसकी देखिए ये सारी चीज़ें हैं, परिवार और मित्र है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बात कर ली है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, और इतने बच्चे आप लोग नहीं हो कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। चलिए पक्षियों से सवाल बनते हैं, पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बारबेत पक्षी जो होता है वो कहाँ पर घोंसला बनाता है, वो बनाता है अपना पेड़ के तनों में। पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है बारबेट पक्षी, जिसको हम लोग बसंत गौरी भी बोलते हैं। सनबर्ड जिसको शकरखोरा भी कहा जाता है, ये आपको देखोगे कि बिल्कुल घास के ऊपर टहनियों पे, मतलब मान के चलिए कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आप सड़क के किनारे चलोगे तो छोटे छोटे ऐसे देखिए पेड़ के किनारे छोटे छोटे यहाँ पर आपको देखेंगे पौधे, इनके छोटे छोटे डालियों पर सबसे नीचे जो घोंसला बनाने का काम करती है ये सनबर्ड करती है, शकरखोरा कहती है, ठीक है। तो सबसे ऊंचे डाल पे कौन बनाता है, तो कौवा बनाता है। सबसे नीचे कौन बनाती है, सनबर्ड बनाती है, जिसको शकरखोरा कहते हैं। बारबेट मतलब कि बसंत गौरी, जो कि पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। खिलचिड़ी पौधी इंडियन रोबी कहते हैं, इसका चोंच के अंदर जो हिस्सा होता है लाल होता है, याद रखिएगा चोंच जो है लाल होता है, और ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। दर्जी चिड़िया जो है अपनी चोंच से एकदम दर्जी के जैसे अपने कहीं ना कहीं पत्तों को सिल देती है और उसमें अपने अंडे देती है। तो कुछ ये इफेक्ट थे नॉर्मल, इससे ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई सवाल बनते हैं नहीं, ठीक है। और इससे ज़्यादा सवाल अगर बनते हैं तो आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ पूछ दे, इसके अलावा अगर कुछ पूछ दे कि सऊदी अरब में एक पक्षी है, उसकी प्रजाति का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे। अभी कौन पढ़ा है, और इस पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है जब परीक्षा में पूछा नहीं जाता। 2-4 क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए देगा, उससे परेशान हो जाओगे, भटक जाओगे, तो बस वही चीज़ है ना, जहाँ भटक गए वहाँ पर आपका सेट लाइफ होगा नहीं, ठीक है ना, याद रखना। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है, तो अम्ल वर्षा किस कारण होती है इसके बारे में बताएंगे। आप लोग ठंडियों में देखते होंगे कि आंखों पर कहीं ना कहीं खुजली होने लगता है, वो किस कारण से होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, वो वातावरण में होता है और आंखों को जलन देता है। ये सवाल बनता है, इसकी चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अम्ल वर्षा क्या है। जो पहली बरसात होती है वो अम्ल वर्षा होती है, क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। आप देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड होता है वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है जो कि आपको हीट के लिए, ये आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये हीट बढ़ाने के लिए काम आता है। पहले बहुत पहले जब ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आप ठंड की वजह से पृथ्वी एकदम बर्फीली थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड था, धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता था। आज देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से बाहर निकल नहीं पाता, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। तो ये रहता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल करके क्या करते हैं, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। जब बरसात होती है तो वही बरसात के साथ नीचे आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें नहाना आपको हानिकारक, बहुत हानिकारक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। ये देखिए तरुण भारत संघ, यहाँ से एक सवाल बना था। अब जो बच्चे कहेंगे सवाल नहीं बना था, तो मतलब कि आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, जो मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बने हुए हैं। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। अब बताएंगे इसके बारे में कौन है। तो तरुण भारत संघ जो है वो क्या है, एक NGO है, याद रखिएगा। 1975 में बनी थी एक NGO, जिसको राजेंद्र सिंह ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करी। राजेंद्र सिंह ने यहाँ पर दायित्व उठाया, और इनको ही जल पुरुष कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जल पुरुष के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो जल पुरुष कौन है भैया, वो हैं राजेंद्र सिंह, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे ये नर्मदा बचाओ से कौन संबंधित है, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ। जल पुरुष के बारे में सुंदरलाल बहुगुणा बोल देते हैं लोग। यार सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन क्या है, ये अब कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। और नर्मदा बचाओ योजना क्या है, इसके बारे में छापना है। देखिए यहाँ से पूछता नहीं है क्या है, बट थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए आप इसको एक बार सर्च करना है, इससे दिमाग में फिट होगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं देता। मेधा पाटकर नर्मदा से है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, म से 9 याद कर लो।
मौ नौ, ठीक है, MN, ठीक है, म से नर्मदा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से हैं। राजेंद्र सिंह जल पुरुष ये आपका तरुण भारत संघ से संबंधित है। PS जोशी ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, सबसे पहले नींव वगैरह इन्होंने रखी थी, इससे प्रश्न नहीं बनता है। ये 3 ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको करा दिया है, थीम करा दिया, ये करा दिया, बाकी डांस वांस सब कुछ है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कराऊंगा। परेशानी होना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पेडागोजी 15-15 100% लाओगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। बाकी इसमें से भी 10-12 क्वेश्चन आपको मैं करवा के रहूँगा, 20-22-25 नंबर तक आप कहीं नहीं गया आपके EVS में, इस चीज़ को याद रखें। चलिए पूरी डिटेलिंग है, आप इसकी चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिजोरम के नृत्य के बारे में क्या नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, और ये बार बार पूछा जाता है, ये पिछली बार ही नहीं पूछा था, ये हर साल ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है। तो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, वो है छेराओ। रऊफ कहाँ का है, ये है आपका जम्मू कश्मीर का। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। असम का बिहू भी है जो पूछा जाता है। तमिलनाडु का पोंगल है, आपको पता है कि कल 14 तारीख था और 14 तारीख में ये सारी चीज़ें, पोंगल मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है, ठीक है ना, और ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो ये 14 तारीख जो मकर संक्रांति वाला है ना, ये क्यों मनाया जाता है, ये हर्षोल्लास में मनाया जाता है फसलों को लेकर के, फसलों की अच्छा पैदावार होने की वजह से आपको देखने को मिलता है इस तरीके का हर्षोल्लास मनाया जाता है। लाई खाई जाती है, ठीक है ना, कुछ मूंगफली वगैरह खाई जाती है, गुड़ खाया जाते हैं। क्यों खाया जाता है, ये हर्षोल्लास है, इसको पर्व बोला जाता है, त्यौहार नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पर्व त्यौहार में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है, उस चीज़ के बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे दोस्त, ठीक है। लेकिन ये सब परीक्षा में नहीं आता, जनरल नॉलेज के लिए। जैसे छठ एक पर्व है, त्यौहार नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ट्रेन से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी से लेकर के डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये राइट आंसर होगा। बच्चा जो पढ़ा नहीं है वो क्या करेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे लंबा रास्ता, ट्रेन भी सबसे लंबी होगी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। और यहाँ पर PNR का फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इस चीज़ को याद रखिएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए चित्रकाठी कला, चित्रकला से भी प्रश्न बनते हैं। अब बच्चों ने बोला कि यहाँ पर हमें सर दमन दीव से चित्रकला के बारे में पूछा गया था, ठीक है, दमन दीव का कौन सा चित्रकला है, तो दमन दीव का कौन सा चित्रकला है बताइए, तो बताइए। देखिए दमन दीव जो है ये याद रखिएगा, इसमें कछुए की कवच के लिए फेमस है। अब देखिए इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन तो नहीं बनाऊंगा ना कि दमन दीव के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, कछुए के कवच के लिए फेमस है, वहाँ पे कछुए के डिज़ाइन को लेकर के दमन दीव में चीज़ें बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, इस चीज़ को भी आप जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक बारी दो बारी रिपीट हुए उसको मैं बस यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चित्रकाठी कला जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और चित्रकला की, जैसे कि पट चित्रकला पूछा जाता है, तो पट चित्रकला कहाँ का है, ओडिशा का है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वर्ली चित्रकला कहाँ का है, वो भी आपका महाराष्ट्र का है। चित्रकाठी कहाँ का है, वो भी महाराष्ट्र का है। अगर हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का, तो कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत है क्या, यही बार बार पूछा जाता है। पोचमपल्ली एक बारी पूछा गया है, ठीक है, पोचमपल्ली ये तेलंगाना में स्थित है। आपको पता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक थे, ये 2014 में जो है ये अलग हो चुके हैं। अब बच्चों से मैंने एक बारी पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो बच्चों ने बताया था कि ये आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो बच्चों ने बताया था कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो हैदराबाद है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है। हाँ लेकिन ठीक है, अभी दोनों की जो है कंबाइन है, जो आपकी राजधानी है अभी कंबाइन है, कुछ टाइम बाद अमरावती बन करके तैयार हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी, तेलंगाना की राजधानी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको समझिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भारत में कितने राज्य हैं। एक बच्चा कमेंट कर कह रहा है कि सर 29 राज्य हो चुके हैं, आप अपडेट हो जाइए। अरे हल्ला हो जाएगा अगर 29 राज्य हो जाए। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पूछ दिया जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में से कौन आपका राज्य है, कौन आपका यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जनजाति से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो प्रश्न बनते हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। ऐसा पढ़ा जाए, अगर बैठ करके पढ़ने लगा जाए अगर जनजाति को, तो बहुत सारी जनजातियां हैं, ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन पूछ कुछ भी सकता है, लेकिन जो पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि कॉन्फिडेंस रहे। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं, तो याद रखिएगा वो कौन है, गद्दी जनजाति हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
दूसरी बात करें, गोंड जनजाति यह दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे पाई जाने वाली भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। संथाली की बात करें तो थर्ड नंबर पे पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो लगभग ये 13 से 14 राज्यों में लगभग पाई जाती है। लेकिन किस राज्य में ज़्यादा है, ये सब सवाल नहीं बनता है, इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे कौन सी जनजाति, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो है इंडिया में कौन सी जनजाति है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है पीडीएफ में, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़िएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए। चलिए, निम्न में से अब कुछ हम सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सीडीपी इंपॉर्टेंट है, 15 में 15 आपको इसमें 100% मिलेगा। ठीक है, निम्न में से किस आवृत्ति मूल्यांकन ईवीएस के सीखने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो प्रतिदिन, प्रति माह, ठीक है, 6 महीने में, 1 साल में। तो देखिए, मूल्यांकन जो है ईवीएस के लिए कैसे करना है, आपको प्रतिदिन करना है, याद रखिएगा। सीखने के लिए जो आवृत्ति है वो प्रतिदिन। आप अगर प्रतिदिन चीज़ों को करोगे ना, तो आप देखोगे कि मतलब इतना गजब का आपके अंदर चेंज आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप प्रतिदिन अगर पढ़ोगे तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। दूसरी बात, आप कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ते, कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ते, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे ही आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें भर जाएंगी। और इसीलिए ईवीएस में प्रतिदिन सिखाने की बात की जाती है, ताकि बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख सकें। तो ये अपने अंदर चेंज डालिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ देखिए। परीक्षाएं आती हैं तो आप लोग 10-10 घंटा पढ़ोगे, उसका कोई औचित्य ही नहीं है, दिमाग उसके लिए तैयार ही नहीं है 10 घंटा एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप 10 घंटे पढ़ने से मतलब ही नहीं बनता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, बड़े आसानी से आप कोई भी एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। बाकी दोस्त, इच्छा आपकी है। चलिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। वो अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वो बैठ करके अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित होंगे। बच्चे यहाँ पर 100% कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बहुवृद्धि तो होगा नहीं, ठीक है, बट बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो इसको कहेंगे कि हाँ यही सही है। व्यक्तिगत सीखना, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है कि व्यक्तिगत सीखने से वंचित, व्यक्तिगत तो सीखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब ईवीएस अगर है तो व्यक्तिगत तौर पे आप जा कर के सिर्फ बगीचे में खुद ही अकेले पहुंच जाते हो कि कौन से पेड़ किसका है, कौन सा फूल किसका है, तो आपको तो वैसे भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, अवलोकन से सीखना या सहपाठी द्वारा सीखना, तो मैं एक चीज़ बता दूं, जब यहाँ पर कहीं भी आपको वाइगोत्स्की का नाम नहीं दिख रहा है, कहीं भी आपको ये नहीं दिख रहा है समूह में बच्चे हैं, कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि टीचर आपका नहीं है, मतलब टीचर है, ये सारी चीज़ें नहीं दिख रहा है आपको, तो सहपाठी सही होगा। अगर टीचर नहीं है तो सहपाठी द्वारा सीखोगे, वाइगोत्स्की है तो सहपाठी द्वारा सीखोगे। लेकिन ईवीएस की बात की जा रही है और अध्यापिका को शांत कक्षा पसंद है, और ईवीएस हम किस तरीके से सीखते हैं, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे किससे वंचित रह जाएंगे, अवलोकन द्वारा वंचित रह जाएंगे। अब टीचर जो है स्वेटर बुनना बंद करके क्या करे, अगर बोले कि ठीक है बच्चों चलो मैं स्वेटर नहीं बुनती हूँ, आप लोगों से बातचीत करती हूँ। अब बताओ कि आम के अमरूद जो होता है और लीची जो होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैम साइज का फ़र्क होता है, लीची छोटा होता है, अमरूद बड़ा होता है। वेरी गुड। इस तरीके से आम का कलर क्या होता है, अनार का कलर क्या होता है, ठीक है, या फिर अमरूद का कलर क्या होता है, तो मैम हरा होता है, ग्रीन होता है, और अनार का तो मैम रेड होता है। वेरी गुड। मतलब कि बच्चे जो हैं अब अवलोकन द्वारा सीख रहे हैं, लेकिन बस स्वेटर बुनने से फुर्सत ही नहीं है, तो बच्चा सीखेगा कैसे। शांत हो जाओ और एक मॉनिटर को खड़ा कर दो, चलो बेटा नाम नोट करो, जो जो नाम जो जो ऐसा करेगा उसको फिर नंबर कम मिलेंगे। बच्चे शांत से बैठ जाते हैं, टाइम काटते हैं भाई। ठीक है, तो याद रखना अवलोकन से सीखने से वंचित रह जाएंगे बच्चे। चलिए, यहाँ पर संसार की 5वीं भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि ये कौन था। तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल है, ये आपका राइट आंसर है। संतोष यादव ने भी रखा है, लेकिन पहले कौन रखा, ये हैं पहली बछेंद्री पाल। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। ठीक है, अब दूसरी अगर हम बात करें कड़म महेश्वरी की, तो इन्होंने 29 जो है अलग अलग मेडल्स जीते हैं। ठीक है, और वेट लिफ्टर हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं बनते हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं, पहली बार इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, और कुल टोटल 29 पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, बछेंद्री पाल सबसे पहली महिला हैं, इस चीज़ से सवाल बनते हैं। सुनीता विलियम्स से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो निरंतरता से संबंधित है, ये सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, और याद रखिएगा ये समाप्त कभी नहीं होती। जब तक आपका जीवन है तब तक आपका विकास होता रहेगा। आपके जीवन के समाप्ति के बाद भी वो विकास रुकेगा नहीं, उसका कहीं ना कहीं आप देखोगे कि तो परिवर्तन हो जाएगा। मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी से किसी और चीज़ का विकास हो जाएगा।
ठीक है, जेल में मिल जाओगे, उससे कुछ किसी और चीज़ का विकास हो जाएगा। मतलब विकास कभी रुकता नहीं। आप देखोगे किसी देश का विकास रुका है? नहीं, रुकने की कोशिश करेगा फिर उठाने की, क्योंकि विकास अगर रोक दिया मतलब कि जीवन समाप्त है। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो बताइए कौन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास होता है तो कुछ सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि आपके कुछ सिद्धांत हैं, उस पर आप कोई भी काम करोगे और सिद्धांत के विरुद्ध में कोई काम नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकास जो है प्रतिवर्ती नहीं होगा दोस्त। प्रतिवर्ती का मतलब क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे नहीं आ सकते। कहने का मतलब है कि दूध से आपने दही बना दी, अब आप दही का दूध नहीं कर सकते। ये होता है आपका विकास का एक चरण। आप इतने बड़े हो गए हो तो आपको कभी देखने को मिलेगा कि आप छोटे होकर के फिर बालक बन जाओ, मम्मी के गोद में चले जाओ? ऐसा हो पाएगा कभी? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अनुक्रमिकता होती है, क्रम से चीज़ें होती हैं, निरंतर मतलब हमेशा चलने वाला होता प्रोसेस। लेकिन प्रतिवर्ती जो है विकास नहीं होता, इस चीज़ को याद रखेंगे। नहीं पूछा गया है तो नहीं वाला आंसर जो होता है आपका हमेशा सही होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा आपका राइट आंसर। खेजड़ी से प्रश्न बनता है, रेगिस्तानी ओक से भी प्रश्न बनता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इसको याद रखेंगे। अलबरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। एक बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में आपका खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जहाँ पर आप इंडिया में अगर सीधे खड़े हैं तो अर्जेंटीना में लोग उल्टे खड़े होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा रेगिस्तानी ओक के बारे में जान लीजिए। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये 10 मीटर जो है वो लंबा होता है, लेकिन इसकी जड़ें जो होती हैं वो 30 मीटर नीचे तक होती हैं। ये अपने जड़ों में पानी को संचित करके रख लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। इसके पत्ते बहुत कम होते हैं। इसमें जड़ों में पानी में पाइप लगा करके पिया भी जा सकता है। जो यात्री हैं वो पानी में जो जड़ों में पाइप लगा करके भी पानी पी लेते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये पानी को संचित करके रखता है। इसके पास पत्ते बहुत कम होते हैं। लेकिन यहीं अगर दूसरी तरफ राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो ये बहुत लंबा नहीं होता है। ये भी एक रेगिस्तानी पौधा होता है, लेकिन इसके पत्ते होते हैं। ये छायादार वृक्ष होता है और इसकी जड़ें हैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो फलियां होती हैं उससे सब्जी बनाई जाती है। इसके छाल से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत सारी बीमारियों में उपचार भी किया जाता है। इसकी लकड़ियां जो हैं खेजड़ी की, ये खराब नहीं होती, उसमें कीड़े नहीं लगते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी जो है एक छायादार वृक्ष है, इसको याद रखिएगा। और ये पानी को संचित करके जड़ों में नहीं रखता है, लेकिन रेगिस्तानी ओक जो है पानी को संचित करके रखता है। और एक छायादार वृक्ष नहीं होता है क्योंकि इसके पत्ते बहुत कम होते हैं, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि रेगिस्तानी पौधा है तो उसमें पत्ते नहीं होंगे। यही सवाल फंसा देता है खेजड़ी के बारे में कि खेजड़ी के पत्ते होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बच्चे कहते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी मूल का पौधा ऐसा नहीं है, पत्ते हैं और ये एक छायादार वृक्ष भी है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल वाली टैपिकोआ किसी भी करी के साथ उबला हुआ खाना सबसे अच्छा लगता है? तो याद रखिएगा नारियल के साथ नारियल आ गया। नारियल के तेल में मछली फ्राई करके कहाँ खाया जाता है? गोवा में। सरसों के तेल में मछली फ्राई करके कहाँ खाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। नारियल वाली टैपिकोआ किसी भी करी के साथ उबला हुआ खाया जाता है। तो टैपिकोआ जहाँ पर आ गया वो कहाँ पर है? केरल में। इस चीज़ को याद रखिएगा। इडली, सांभर, डोसा ये तमिलनाडु वगैरह में ज़्यादा खाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट और बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि महाराष्ट्र के मुंबई में क्या खाया जाता है? बड़ा पाव खाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में छोले भटूरे खाए जाते हैं। और आप देखोगे तो जलेबी, फाफड़ा, ढोकला ये कहाँ पर खाया जाता है? ये गुजरात में खाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट थे वो, ठीक है, जो पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल है। हर एग्जामिनेशन में, हर टीचिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ आड़े टेढ़े जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मुंबई में बैगन की सब्जी को क्या कहा जाता है? अब कौन बताए यार बैगन की सब्जी को क्या कहा जाता है? जो फेमस है बड़ा पाव वो तो आपने बता दिया। अब मुंबई में, महाराष्ट्र जो कि बहुत बड़ा है, एक स्टेट है, मुंबई तो एक सिटी है। महाराष्ट्र में सब्जी को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता होगा? किसी को नहीं पता क्या कहा जाता है। ठीक है, अब उसको सर्च करोगे, फिर उसके बाद पता चलेगा, फिर वो सीबीएसई उसको क्या राइट आंसर मानता है, ये तो अब परीक्षा के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना। तो याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन से आप परेशान मत होइए, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, इन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य के लोग मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम समय क्या होता है? तो बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन का जो प्रक्रिया है, ये सवाल क्यों बन सकता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है, और वो महीना चल रहा था, अभी खत्म हुआ ना 1 महीना, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है यहाँ पर मधुमक्खी पालन बिहार में। अब बिहार की एक चित्रकला जो है मधुबनी चित्रकला,
मिथिला चित्रकला भी बोला जाता है, जिसमें दीवारों को पेंट कर दिया जाता है। चावल के आटे से क्या किया जाता है, चावल के आटे के घोल बना करके दीवारों को पेंट करके खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो वो मधुबनी चित्रकला है, बिहार से संबंधित है। मधुमक्खी पालन भी बिहार से संबंधित है। ये 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ईवीएस में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। गृह अधिविन्यास का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो अपना जो घर का असाइनमेंट मिलता है उसका क्या मतलब, कि आपको होमवर्क मिलता है ना, HW होमवर्क, मतलब घर पर जाकर के आपको होमवर्क करना है। ये टीचर क्यों देता है, ताकि बच्चा जो है वो जो सीख रहा है उसकी पुनरावृत्ति कर सके। पुनरावृत्ति तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन सुदृढ़ीकरण ये गलत हो जाएगा। घर पर इस समय का उपयोग कर सके कि भैया अब खेलने कूदने का समय है, तो ऐसा नहीं है होमवर्क दे दो बच्चा खेले ही ना, सिर्फ पढ़ता रहे, ये भी गलत हो गया। विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता जो होता है ये गलत शब्द होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको बहुत निपुण बनाने की कोशिश की जाए वो भी गलत है। और निपुण भारत से एक सवाल बनता है, लेकिन निपुण भारत में भी ये नहीं कहा जाता एकदम 100% आपको एकदम दक्ष बना देना है, निपुण बना देना किसी चीज़ में। साक्षरता की बात की जाती है कि ऑलमोस्ट बच्चा सीख जाए। जैसे कि आपने 26-27 तक देखा है, 26 से लेकर के 27 तक आपको यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि बच्चा कम से कम अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो जाए, ताकि वो किसी शब्द को लिखा हुआ है उसको पढ़ ले और अंक गणित को पढ़ना सीख जाए। यही निपुण भारत है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सीखने का विस्तार, ये राइट आंसर होता है। सीखने का विस्तार होना होता है, जैसे कि जो चीज़ें सीख रहा है घर पर जाकर के भी कुछ चीज़ों को सीखेगा तो वहाँ पर दक्षता आएगी, मतलब सीखने का उसका विस्तार होगा। तो ये पॉजिटिव होता है, सीखने का विस्तार जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि उसका जो ब्रॉड एरिया होगा, सीखना चाहता है तो वो सीखेगा भाई, इसलिए होमवर्क दिया जाता है, ना कि दक्षता के लिए, हाँ सीखने के विस्तार के लिए। कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर ये भी सही हो सकता है। देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी सही होने की है, ये भी सही होने की है, लेकिन ये जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर 4, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए एबीएस का एक और अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक संस्कृति वातावरण का उदाहरण है? तो जल जंगल स्मारक, गलत बात। आंसर नंबर 4 जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए निम्न में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है? तो संकेत व इशारे देना, इस चीज़ को याद रखिएगा, पाड़ का सही कारण होता है। किसने बात करी थी इसके बारे में? वाइगोत्स्की जी ने बात करी थी। दूसरी चीज़ ये है कि एक जेडपीडी के अंदर जब हम लोग किसी को सहायता देते हैं उसको पाड़ कहा जाता है। कुछ चीज़ें हैं आप जानते हो, और कुछ ऐसा जेडपीडी जो ये जेडपीडी है, इस जेडपीडी में कुछ चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ें टीचर बनाता है, उसी को जेडपीडी कहा जाता है, और जो टीचर देता है उसको पाड़ कहते हैं। पाड़ किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, एक संकेत है, इशारा है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है कैसा होना चाहिए? एक सरल प्रक्रिया है, गलत बात है। एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा एक ऐसा कक्षा होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, टीचर भी इन्वॉल्व होता है, छात्र भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सभी जब इन्वॉल्व हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, 4 लोग 10 लोग, तो ये एक समाज का रूप काम करने लगता है। तो यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया है, ओके ओके रिपोर्ट है। आगे देख लेते हैं, केवल गलत हो गया, परीक्षाओं पर प्रतिबंधित है, ये भी गलत हो गया। परीक्षाएं जब नहीं होंगी, अब बच्चों को क्या लगेगा? परीक्षाओं पर प्रतिबंध, मतलब कि परीक्षाओं के बारे में बात नहीं की जा रही है, मतलब कि प्रगतिशील कक्षा वही है, ऐसा नहीं है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, और अधिगम जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। बच्चा समाज से ही सीखता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो आता है उसको मार करके आगे निकलिए। बहुत ज़्यादा वहाँ ज्ञान देंगे तो आपके ज्ञान को सिर्फ आप ही देखोगे और कोई नहीं देखेगा। तो एक थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए। आता नहीं आता वो अब अलग बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी क्वेश्चन पे। चलिए, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? तो याद रखिएगा वो सामाजिक संरचनावादी। शिक्षक केंद्रीय है नहीं, पाठ्यपुस्तक वाला है नहीं, व्यवहारवादी से कहीं मतलब है नहीं। देखिए लचीलापन मतलब आपको पता ही है कि स्टूडेंट जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। मान के चलो खिड़की पर बैठा हुआ है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, रोशनी आ रही है, धूप आ रहा है, तो वो बोले कि मैम मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर धूप से मुझे एलर्जी है और मुझे गर्मी लग रही है। तो मैडम ने कहा कि बहुत गर्मी लग रही है, वहीं बैठो चुपचाप, ठीक है, वहीं बैठोगे, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। मजाक बना रखा है तुमने, ठीक है। अब बच्चा वहाँ बैठेगा तो उसका पढ़ाई पे तो मन लगेगा नहीं, उसका तो मन लगेगा कि धूप लग रहा है यार, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो लचीलापन ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, वो पीछे वाले डेस्क पे जा करके बैठ जाओ। बच्चा चला गया डेस्क पे बैठने, तो ये लचीलापन होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को समूह में कार्य करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा तुम उस वाले समूह में चले जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा तुम उस वाले समूह में चले जाओ, ये समूह तो बेकार है, इनसे तो पूछना ही बेकार है, ऐसा नहीं है। अधिगम अगर आप चाहते हो करना तो वाकई में आपको लचीलापन दिखाना पड़ेगा, और एनईपी भी यही बात करता है, एनसीएफ भी यही बात करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर होगा।
समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन मतलब कि सभी बच्चे जो हैं समान हैं, सभी लोग समान हैं, सभी कहीं न कहीं सभी एक रूप से सीखते हैं, एक तरीके से सीखते हैं, शिक्षक एक होगा, सभी को एक जैसा ही ट्रीट करेगा, सिखाएगा, कोई पक्षपात नहीं। इसी को समावेशी शिक्षा या समावेशन कहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के अपनाना बिल्कुल फैक्ट है। जैसे कि कोई भी बच्चा किसी भी कास्ट से आ रहा है, किसी भी धर्म से आ रहा है, बहुत सारे लोग रूढ़िवादी होते हैं कि यार इस कास्ट के लोग तो ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग तो ऐसे होते हैं, इन लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, पता नहीं कैसे आ गए ये लोग। इस तरीके की चीज़ें करनी ही नहीं है। आपको उन सभी को भूल जाना है कि वो किस जाति धर्म का है। आपको सिर्फ़ एक स्टूडेंट देखना है, आपको एक स्टूडेंट दिखना चाहिए जिसके पीछे बैग है, जो पढ़ना चाहता है, एक स्माइल दिखनी चाहिए उसकी कि वो कुछ सीखना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और वो हर चीज़ को छोड़ करके उसको अपनाना आपको ज़िम्मेदारी है और सभी बच्चे जो हैं क्लास में इस तरीके से बैठें, ये सही आंसर दिख रहा है। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करना चाहिए। अनुचित प्रयास मतलब कि आप उचित प्रयास नहीं कर रहे हैं, सीख रहा है तो सीख रहा है वरना छोड़ो जाने दो, ये सब तो होते ही ऐसे हैं। इस तरीके की धारणा खराब करनी है, दिमाग से निकाल देनी है, अलगाव नहीं पैदा करना है। भेदभाव को बढ़ावा तो बिल्कुल भी नहीं देना है। भागीदारी और जुड़ाव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर समान अवसर देना है सभी को, लेकिन यहाँ पर लिखा है असमान, मतलब कि समान अवसर नहीं देना है। हम जिसको मानते हैं उसको अवसर देंगे, जिसको नहीं मानते हम उसको अवसर नहीं देंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा कि निरपेक्ष, किसी भी भेदभाव के बिना सभी बच्चों को अपनाइए, उनको सिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए, यही एक शिक्षक का काम है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? सबको पता है यार कि प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, अनदेखा नहीं करना चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए और बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप कोई सवाल फंस जाते हो बताने में, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप बता सकते हो। याद है तुम्हें 2 महीने पहले भी एक बारी एक ऐसा ही हुआ था, वार्डन साहब आए थे, उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, तुम फंस गए थे, ठीक है, बट तुमने याद किया था। याद करो, तुमको पता है, तुम जानते हो, तुम याद करो, थोड़ा सा हिंट दे देना, पाड़ दे देना थोड़ा सा कि हाँ इस चीज़ से रिलेटेड वो सवाल थे, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि कितने राज्य होते हैं, तो तुमने उस समय बताया था 9 होते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर को 1 कर दिया गया, तो कितने हो गए होंगे तुम्हें तो पता ही है। तो हाँ सर 9 थे, 1 हो गया, 8 हो गया सर। हाँ सर 8 होगा, प्रोत्साहित कर दिया, बस आंसर निकल गया। तो प्रोत्साहित करना है और बच्चा कभी भूलेगा नहीं, उसको पता भी चल गया 1 हो गए 8 हो जाएगा, बस ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? तो देखिए मानकीकृत स्टैंडर्ड की बात करें, गलत हो गया। एक समान तो अच्छा है लेकिन मानकीकृत गलत है। अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब कि मेरे क्लास में जो है 30 बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे का जो ओपिनियन है उसको मैं अपने पास रखूँ, हर एक बच्चा स्पेशल है अपने आप में, उस चीज़ का भी ध्यान रखूँ। तो मैं क्या करूँगा, हर बच्चा अलग है तो मैं एक तरीके से स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन नहीं ले सकता। हर बच्चा अलग है तो उसके हिसाब से मुझे एग्जामिनेशन को लेना होगा, ठीक है। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित की जाएगी, ठीक है, तो पूरी तरीके से परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं होगा, याद रखिएगा। केवल पाठ्यपुस्तकों पर केवल हो गया और पाठ्यपुस्तक हो गया, ब्लंडर हो जाएगा यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। संलग्न एवं संदर्भित होना चाहिए, बच्चों से अटैच होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, मतलब कि उसके लिए सही अप्रोच होनी चाहिए, तभी जा करके बच्चा सीखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उसको देखिए कि उसको अंदर कमी क्या है, उस कमी के हिसाब से उस चीज़ को सिखाइए, वो इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या उसके लिए ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं उस पर भी सावधानियाँ बरतिए और उस चीज़ को लेकर के भी सतर्क रहें, ठीक है। चलिए प्रश्न बन गया है आप लोगों के लिए कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, फिर भी आप लोग छाप देना क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्रमशः, क्रमशः का मतलब है कि पहले राज्य आएगा फिर केंद्र शासित प्रदेश आएगा। तो राज्य पहले कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 28, केंद्र शासित प्रदेश 8 यहाँ पर, तो आंसर नंबर जो 4 हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक सवाल बन जाएगा आपसे, गोवा जो है वो आपका स्टेट है या यूनियन टेरेटरी है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में छापिए। गोवा जो है वो स्टेट है या यूनियन टेरेटरी है, आप इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये आपका राइट आंसर तो 4 है, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए अरब सागर से सवाल बनते हैं क्या, नहीं बनते हैं क्या? अरब सागर इधर है। बंगाल की खाड़ी से सवाल नहीं बनते हैं क्या? कर्क मकर रेखा से सवाल नहीं बनते हैं क्या? बनते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। 3 राज्य जिनके किनारे पर अरब सागर है, कर्क रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इस चीज़ को याद रखिए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे, ठीक है। चलो वो भी बता देता हूँ, 5 राज्यों से, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा आपको याद रखना है। सॉरी, मकर रेखा हमारे यहाँ से नहीं गुजरती, इस चीज़ को याद रखिएगा। कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, और देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है।
कर्क रेखा को अक्षांश रेखा भी कहते हैं, अक्षांश रेखा है एक, लेकिन देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में आप बात करेंगे। मकर रेखा तो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ठीक है, चलिएगा। तो 3 राज्य किसके किनारे पर स्थित हैं अरब सागर के, तो यहाँ पर देखेंगे ये है केरल, ठीक है, उसके ऊपर है आपका कर्नाटक, उसके ऊपर है महाराष्ट्र, और उसी के बीच में आप देखोगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आपको एक दिखेगा गोवा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ पर है, केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये तो सही दिख रहा है, केरल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर है भैया, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर है, उसके नीचे है तमिलनाडु यहाँ पर, उसके ऊपर है आपका यहाँ पर उड़ीसा, उसके ऊपर है पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ है, आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो गलत हो गया। केरल, महाराष्ट्र केरल है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, तो ये भी गलत हो गया, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। तो ये मैपिंग मैंने सिखाई हुई है, मैपिंग बहुत आसान होता है, अगर एक बार मैपिंग सीख लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको ईवीएस में। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है मैपिंग से कि आपको देश को जानने का मौका मिलता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इस तरीके का भी ईवीएस में एक सवाल बनता है, तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको एडिशनल बता देता हूँ, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि यहाँ से जाता है वहाँ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चंस को आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, आप लोग इसको खुद से बनाइएगा, मेरे बनाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। सूरज इधर से निकलता है, याद रखिएगा हमेशा, ईस्ट से सूरज निकलता है, ठीक है, और वेस्ट में जाकर के डूब जाता है। ईस्ट में आपको 7 सिस्टर्स रहती हैं, कहने का मतलब है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, मिज़ोरम, ये सारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात अगर बात की जाती है कि ए यहाँ पर है, ठीक है, और बी यहाँ पर है, तो ए जो है बी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो ए जो है किस दिशा में है, तो याद रखिएगा ये यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर डॉट बना करके देखेंगे तो ये कहाँ पर है, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में है। तो इस तरीके से सवाल इसमें बनते हैं। मुझे ये चीज़ पता है कि आप सबको ये चीज़ें पता होंगी, नहीं है तो इस चीज़ को सीखो, ये 1 नंबर तो फिक्स है कि आना ही आना है, ठीक है। इसको बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतने में हम लोग 3-4 और अलग क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इसको आप लोग देख जरूर लीजिएगा। देखो यहाँ पर मैं टॉपिक भी बताता चल रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेरे करने से ही आप परीक्षा पास नहीं होंगे, करना तो आपको भी पड़ेगा ना दोस्त। अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं पेडागोजी के। पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। और टैग वर्ड की वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, एनईपी से सवाल बनते हैं, देख लीजिए। बहुत सारे टैग वर्ड करा रखे हैं, उसको देखिएगा ज़रूर, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, उसको तो आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, उसको तो ज़रूर कीजिए। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन की जो हम बात करेंगे अनुभव के बारे में, कि आपके अनुभवों में वृद्धि की बात की जाएगी। कि जैसे कि आपने अभी सीटेट की पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपको क्वेश्चन पकड़ में आने लगे हैं, ऑप्शंस को पकड़ने लगे हो, आंसर निकालने लगे हो, मतलब आपका अनुभव जो है वो बढ़ चुका है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था कि आपका अनुभव बढ़े? क्या मैं चुनिंदा टॉपिक को सिर्फ पढ़ा दूँ और उन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँ तो क्या आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा? बिल्कुल गलत बात है ना। तो चुनिंदा टॉपिक से आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना है। कला का एकीकरण इंपॉर्टेंट है। कला का एकीकरण मतलब कि मान के चलिए कि कला को भी मिला करके सिखाइए, आर्ट्स को भी मिला करके सिखाइए। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को देखते हो, पढ़ा जाता है तो उसके साथ इमेज को देख करके पढ़ा जाता है, इससे अवलोकन भी हो जाता है, इससे चीज़ें सीखी भी जाती हैं, समझ में भी चीज़ें आता है। और आप देखोगे कि पर्यावरण अध्ययन में कला को भी इंक्लूड करा गया है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर आर्ट क्या है, भूगोल आर्ट ही तो है, भूगोल को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। आप देखोगे तो इस इन्वायरमेंट में आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेता है, स्टेट्स के बारे में पूछ लेता है, ये क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटी तो आपका कला ही तो है। हिस्ट्री के बारे में पूछ लेगा, अलबरूनी किस देश से आया था, उज्बेकिस्तान से, हिस्ट्री क्या है, आर्ट ही तो है। तो इसको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से, ताकि बच्चे सीखें। अब इसके लिए अलग से एक चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, ठीक है ना, आप देखोगे प्रकृति साइंस भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। और आप चाहते हो कि आप इसमें 30 ला दोगे, पॉसिबल कैसे हो सकता है यार? 4-5 क्वेश्चन तो आड़े टेढ़े पूछेगा ही। और कंफर्म ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिसगाइड हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण होना चाहिए, ये भी सही बात है, एकीकरण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मिला करके चीज़ों को सिखाना है। शिक्षण में कहानियाँ का होना इंपॉर्टेंट है, उसको जोड़ना जरूरी है। तो ऐड की बात की जा रही है, एकीकरण मतलब एक कर देना, ठीक है।
तो यहाँ पर शिक्षण में कहानियों को एकीकरण करना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर कला से जोड़ करके पढ़ाएंगे और कहानियों से जोड़ करके चीज़ों को पढ़ाएंगे तो चीज़ों में अनुभव की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होगी। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक और प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो वाइगोत्स्की का इनाम से कहीं कनेक्शन नहीं है। इनाम के बारे में तो बात कौन करता है? ये बात करते हैं आपके स्किनर, और थोड़े बहुत बात कर देते हैं दंड और पुरस्कार को लेकर के, आज्ञा पालन को लेकर के, वो है आपके कोहलबर्ग। सांस्कृतिक उपकरण के बारे में, सामाजिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं वाइगोत्स्की। स्कीमा के बारे में कौन बात करते हैं? पियाजे। जो दिमाग में आपको छप गया वही स्कीमा है। और इसके साथ साथ आपको आत्मसातकरण के बारे में कि जो वर्तमान स्कीमा है उसके अंदर अगर कोई नया चीज़ जोड़ा जाता है, सिर्फ नया चीज़ जोड़ा जाता है, ठीक है, नई स्कीमा जोड़ दी जाती है वर्तमान स्कीमा के अंदर, तो उसको बोला जाता है आत्मसातकरण। इसके अलावे वर्तमान स्कीमा को मतलब संशोधन किया जाता है तो समायोजन, और पुराने स्कीमा को छोड़ करके उसके अलग से, उसमें ना जोड़ करके अलग से अगर कोई नई स्कीमा बन जाती है, वर्तमान स्कीमा है साथ ही साथ एक अलग से स्कीमा बन गई, तो इसको बोला जाता है समायोजन। वर्तमान स्कीमा में संशोधन हो गया, उसको भी समायोजन। लेकिन वर्तमान स्कीमा है और उसके अंदर आप कुछ और चीज़ों को जोड़ रहे हो, उसको बोलते हैं आत्मसातकरण। इससे आसान क्या हो सकता है? बस समझ जाओगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे और एक बार ही समझ गए तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। संज्ञानात्मक के बारे में कौन बात करता है? ये भी पियाजे बात करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की का संस्कृत बहुत अच्छा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए ये सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये प्रश्न बना भी था कि भाषा पहले आता है कि विचार पहले आता है, किसने कहा था? वाइगोत्स्की के हिसाब से भाषा पहले आता है, याद रखिएगा, और विचार बाद में आता है। तो वाइगोत्स्की से भाषा, लैंग्वेज पहले आता है, फिर थिंकिंग आता है, ठीक है। और पियाजे के हिसाब से थिंकिंग पहले आता है, भाषा बाद में आता है। यही सवाल बना था और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट पढ़ा रखी है। मैं कह रहा हूँ ना कि पेडागोजी में 15 की गारंटी ले रहा हूँ, बाकी हर कोई ले सकता है, क्योंकि वही पूछा जाता है यार जो हम पढ़ाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, हम वही पढ़ाते हैं, हर एक टीचर वही पढ़ाता है जो पूछा जाता है। अब 2-4 प्रश्न इधर उधर से आएगा, उसको लेकर के परेशान फिर मैं बोल रहा हूँ मत होना यार, ठीक है। तो भाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परिपक्वता कौन संबंधित है? परिपक्वता से पियाजे संबंधित हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। और ये सारे जो संगठन, संतुलन, ये सारी चीज़ें पार्ट किसका है? ये जो पार्ट है, जैसे कि संगठन की अगर हम बात करें, ये वाइगोत्स्की का पार्ट है, जो सामाजिक संगठन की बात की जाती है। संतुलन की बात की जाती है, जैसे कि मान के चलिए कि ये एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट है, ठीक है। ये समायोजन, आत्मसातकरण, ठीक है। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक से के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाए? तो याद रखिएगा, मैंने बोला था 6 स्टेज आखिरी वाला होता है, विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत। मतलब कि अब मुझे पता चल चुका है मुझे क्या करना है। अगर खुद से ही अपना काम करना है, इसमें कोई भी देश दुनिया काम नहीं आने वाली है, आपका जीवन सर्वमान्य है, आप खुद से ही बस अपने आप को झोंक देने वाले हो। जैसे कहीं बम फटने वाला है, बम के जाकर के ऊपर लेट जाना, अपने आप को खतरे में डालना। आप किसी सरकार को बताओगे जा रहा हूँ, तो सरकार तो मना कर देगी, खुद चले जाओगे, उसको बोला जाता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कम लेकिन बनते हैं। चलिए, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप में शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। निष्क्रिय रूप हटा दीजिए, ठीक है। अपने स्वयं के सीखने ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ये देखिए, ये सही आंसर है, ये तो गलत हो गया। कोरी पट्टी के रूप में नहीं देखे जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कोरी पट्टी होता है, माना जा सकता है। लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो चुका है तो क्या कोरी पट्टी है? आप उससे बात करके देखो, वो आपको बातों में हरा देगा। तो याद रखिए, उसको कोरी पट्टी नहीं समझना हो। 5 साल के बाद ही तो, जब 5 साल का हो जाता है उसके बाद ही तो जाता है ना विद्यालय में। तो उसके बाद टीचर कहोगे बेटा तुझे कुछ नहीं आता, तो बोलेगा सर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों से उलझना भी नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, नहीं तो बच्चे मजाक बनाने लगेंगे आपका, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, मैं देखता हूँ, बट मैं कुछ बोलता नहीं, क्या उलझो बच्चों से। अब कौन है, क्या है, कहाँ से आया, किसी को पता है नहीं, तो उससे उलझने से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए बात ही नहीं करते उनसे। चलिए, वही क्वेश्चन देखिए, बार बार घुमा करके बोलेगा। समूहों में चर्चा करना सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध की कक्षा की विशेषता है। तो देखिए, चर्चा करना, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध जो है वो एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। अगर छात्र हमसे कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ एक्टिविटी करना चाहता है, वो हम अगर उस तरीके से करेंगे तो बस वही है प्रगतिशील कक्षा है। पाठ्यपुस्तक निगेटिव, व्यवहारवादी निगेटिव, शिक्षक केंद्रित निगेटिव।
क्लास कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, बच्चा जैसा चाहे उस तरीके से उसको पढ़ाओ, वही बेस्ट होता है। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, आएगा दोस्त। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया कि कितने क्वेश्चन हुए हैं। रीज़न, हम यहाँ पर फैक्ट सीखने आए हैं, ना कि क्वेश्चन कितने हो गए। हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन इतने पढ़ लिए मतलब मेरी तैयारी हो गई। यार इतने क्वेश्चन से कहाँ तैयार हो पाएगा, कम से कम 1000 क्वेश्चन तो करने चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन, अब देखिए मैं ही डांस पर मैं 50 क्वेश्चन करवा दूँ, क्रांति पर 50 क्वेश्चन करवा दूं, पक्षियों पर 50 क्वेश्चन करवा दूं, आपको लगेगा यार 150 क्वेश्चन हो गए, ये तो बहुत हो गया। लेकिन आना क्या है उसमें से, एक या दो क्वेश्चन आने हैं। तो मतलब ये नहीं क्वेश्चंस को डिस्कस करना, मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, और कितने हैं ये मैटर नहीं करता। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए कि हाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। परीक्षा में जाओगे तो बस आपको वहाँ पर नंबर लूट के आने हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था कि मुझे सर कथन और तर्क में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसके बारे में बात करें। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यार देखिए, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में, अगर आपको नहीं पता है चीज़ें तो। अगर दोनों चीज़ें पता है तो बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कैसे आसान है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो भी आपके लिए आसान है, क्योंकि इसमें एक भी अगर पता चल गया ना तो आपका यहाँ पर तुक्का सही हो सकता है। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ये फैक्ट है कि नहीं? बिल्कुल फैक्ट है। कोई बच्चा 11 में सीखेगा, कोई बच्चा 15 महीने में सीखेगा। व्यक्ति में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, ये फैक्ट ही तो है। अब क्या करना है, आपको तर्क जो दिखा है ना, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, आपको पता है कि सही बात है, दोनों सही दिख रहा है आपको कि विकास दर भिन्न भिन्न होता है। मैंने किसी बच्चे को ये क्लास दिखाई, वो एक बारी में बहुत सारे क्वेश्चन सीख जाएगा। फिर दूसरी बारी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दूसरी बारी में क्लैरिटी आती है, कुछ बच्चों को तीसरी बार में क्लैरिटी आती है। अलग अलग रेट है, इंटरेस्ट है सीखने का, तो दोनों सही है। तो करना क्या है, जो तर्क है ना इसमें इसलिए लगा देना है। ठीक है, इसमें इसलिए लगा देना है। तो व्यक्तियों में विकास भिन्न दरों पर होता है, इसलिए एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। तो ये फैक्ट है, बन रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर आप मान के चलिए दोनों सही है, और आर जो है एक ही व्याख्या करता है। लेकिन अगर इसलिए लिखने के बाद भी वो चीज़ उससे मैच नहीं करता है, मैं खाना खाता हूँ इसलिए चरने जाता हूँ, तो आप चरने जाते हैं क्या? मैच नहीं कर रहा है ना। दोनों सही है, गाय चरती है, आप खाना खाते हो, दोनों सही है। लेकिन आप इसलिए आप चरने जाते हो, तो ये तो गलत हो गया ना। तो सिंपल सी बात है, तो दोनों सही हो जाएगा वहाँ पर। और जब इसलिए के बाद कुछ बनता नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं बन पाता है, तो याद रखिएगा वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो रिलेशन बन रहा है ना, तो आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, पृथ्वी ग्लोब जैसी ही गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट फिर भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार आए हैं। तो ईवीएस के हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो 15 फैक्चुअल हैं वो आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, उस चीज़ को याद रखिएगा। सॉरी, सीडीपी नहीं, पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं ईवीएस के, वो भी मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किससे रिलेटेड है आपको बताया, यहाँ पर रेगिस्तानी योग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, पोचमपल्ली से सवाल बना था, पोचमपल्ली भी देख लीजिए। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। एक विशेष प्रकार का वस्त्र है जिससे बुनते हैं, पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं, किस राज्य का भाग है? तो आपको पता होना चाहिए वो किस चीज़ का भाग है, वो है आपका तेलंगाना का। बहुत सारे बच्चे आपको आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु बताएंगे, तो तमिलनाडु पर नहीं जाना है, आपका ये तेलंगाना है राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। पोचमपल्ली शहर जो है वो तेलंगाना में है, इसको याद रखेंगे। केरल टेपिकोआ के लिए फेमस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वेम्बनाड झील के लिए फेमस है, यहाँ पर नाव द्वारा यहाँ पर खेल कूद करा जाता है। ठीक है, तो नाव पर खेल कूद पढ़ने जाते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें केरल से संबंधित है। केरल की आप कथक की अगर बात करेंगे, कथकली जो है केरल का मशहूर नृत्य है। कर्नाटक का मशहूर नृत्य क्या है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तमिलनाडु का तो भरतनाट्यम है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, और यूपी का आपका क्या है, कथक है। कर्नाटक का नृत्य के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, कर्नाटक का नृत्य क्या है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो एनेक्डोट को रखा जाता है, क्षेत्र भ्रमण को करा जाता है, पोर्टफोलियो करा जाता है। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, डेली बेसिस पर चीज़ें लिखी जाती हैं बच्चों का, और हर बच्चे का अलग अलग होता है। एनेक्डोट रिकॉर्ड क्या होता है, उपव्याख्यात्मक इसको बोला जाता है, लेकिन एनेक्डोट ही आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि हर बच्चे का एक में ही होता है। जैसे आपने देखा होगा एक रजिस्टर होता है जिसमें हर बच्चे का अटेंडेंस लगता है, वो क्या हो गया, एक एनेक्डोट रिकॉर्ड हो गया।
लेकिन पोर्टफोलियो होता है हर एक बच्चे का सेपरेट अलग अलग बनता है। ये पोर्टफोलियो अगर आप दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे तो ये पोर्टफोलियो आपके साथ चला जाएगा। ये पोर्टफोलियो मतलब कि आपका एक सर्टिफिकेट हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक आपका अटेंडेंस सीट हो गया, वो एनेक्डोट के तरीके से काम करता है, और आपका जो मार्कशीट होता है वो आपके पोर्टफोलियो के जैसे काम करता है। तो अब मार्कशीट लेकर के दूसरे स्कूल में जा सकते हो, लेकिन क्या अटेंडेंस सीट लेकर के जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो एनेक्डोट उसी तरीके से होता है, ये आपको कहीं भी ट्रांसफरेबल नहीं होता है, हर बच्चे का एक ही होता है, हर बच्चे का मतलब एक ही होगा कंबाइन। पोर्टफोलियो हर बच्चे का अलग अलग होता है, ट्रांसफरेबल होता है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। ये बच्चों के ग्रोथ को लेकर के मूल्यांकन करा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा है नहीं, तो नहीं में जो नहीं होगा उसी को राइट आंसर माना जाता है। दोनों मिल जाते हैं और 7 जन्मों के लिए 1 नंबर देते हैं आपको। चलो कुछ क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाने वाले कौन है? वो है बारबेत पक्षी। दर्जी पक्षी सबसे नीचे अपना घोंसला बनाती है। कौवा जो है सबसे ऊपर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी दर्जी पक्षी नहीं है यार, दर्जी पक्षी तो चोंच से अपने पत्तों को सिल देती है, अंडे देती है। शकरखोरा सबसे नीचे घोंसला बनाता है, जिसको हम लोग सनबर्ड भी कहते हैं। बारबेत पक्षी को बसंत गौरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, मैं एक बार दोबारा से रिविजन करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पक्षियों के बर्ड से भी यहाँ पर सवाल बने हैं, जैसे कि उनके पंखों से रिलेटेड, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। देखिए पक्षियों का एक ऐसा स्पीसीज है जो नर मादा पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, मादा उसमें आकर के उस घोंसलों को देखती है, उसको चुनती है और उसमें आकर अंडे देती है, वो है बीबर पक्षी। इस चीज़ को याद रखिए। कोयल सबसे ऊपर, कोयल जो है वो कौवे को दे देता है अपना अंडा, कहता है कि तुम बेटा सेओ इसको, तो कौवा जो है उसको सेता है। ठीक है, शकरखोरा सबसे नीचे अपना घोंसला बनाती है बसंत गौरी पेड़ के तनों में। आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। पेड़ के छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला पक्षी कौन सा है? वो सनबर्ड है। इसी को बारबेट जो है पेड़ के तने में, कोयल जो है कौवे में, कौवा जो है वो सबसे ऊपरी डाल पर अपना घोंसला बनाता है। चलिए पक्षी से जो सवाल बना था यहाँ पर देखिए, घोंसला बनाता है, बच्चे निकल जाता है, मतलब बच्चों से निकल जाते हैं, अंडे दे करके बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें जो है दोनों सिर के दोनों तरफ होती हैं, एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। ज़्यादातर जो ऐसे पक्षी हैं जिनकी पुतलियाँ नहीं घूमती है तो गर्दन घुमा करके देखते हैं, जैसे कि उल्लू है। पक्षी खतरों के निशान को भाप जाते हैं, ज़मीन पे आने वाले खतरों के लिए अलग आवाज़ निकालते हैं, आसमान से आने वाले खतरों के लिए अलग। पंख जो है उड़ने में सहायता देते हैं, गर्माहट प्रदान करते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, नए आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात में भीगेगा, खराब होगा, वो तो नया आना ही आना है। ठीक है, जैसे आपके नाखून आते हैं उस तरीके से उनके पंख भी आते हैं। पक्षी कान बहुत छोटे होते हैं, पंखों से छुपे रहते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। तो इस तरीके के कुछ सवाल बन जाएंगे, तो इसको भी देख करके आपको जाना है। आप उतने देर से सोच रहे होंगे सर स्लॉथ वाला तो क्वेश्चन आया ही नहीं। चलो तो स्लॉथ वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है, स्लॉथ चिंपैंजी जैसा दिखता है, गलत है। स्लॉथ जो है चिंपैंजी जैसा दिखता है, गलत है। स्लॉथ किसके जैसा दिखता है? भालू जैसा, बिल्कुल छोटा बच्चा भालू जैसा दिखता है। और दिन के 22 घंटे नहीं सोता, दिन के कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। ये रात्रिचर होता है, रात्रि में चलता है, इसको याद रखेंगे। एक अच्छा तैराक होता है। ये जीवन भर 8 पेड़ पर ही घूमता रहता है और 8 पेड़ की पत्तियां खाता है। हफ्ते में 7 दिनों में एक बार ही नीचे उतरता है अपना जो काम करना होता है उसके लिए। ठीक है, तो यही एक सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको स्लॉथ के बारे में आप एक बार ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम पर PDF वहाँ पढ़ लीजिएगा, बाकी चैनल पर स्लॉथ के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देखिएगा। यहाँ से 1 नंबर फिक्स है आपका। जब यहाँ पर देखें किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई ऊपर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहा जाता है? जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी कपड़े पर दूध को डालेंगे तो मलाई ऊपर ही रह जाती है, मतलब मलाई जो है वो अंदर निकल ही नहीं पाती है। क्यों नहीं निकल पाती है? तो उसको पृथक्करण करने की प्रक्रिया क्या है? तो निस्यंदन कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देखोगे भूसी से चावल को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बात करी जाएगी तो 8,850 मीटर, इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, सागर माथा नेपाल में कहा जाता है। ये सवाल बनता है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की चोटी है, याद रखिएगा। भारत में K2 गॉडविन ऑस्टिन है और एक कंचनजंगा है। तो भारत में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कंचनजंगा, और अगर भारत का पूछा जाएगा, ठीक है भारत का पूछा जाएगा तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। अब भारत में अगर पूछा जाएगा तो कंचनजंगा, क्योंकि कई बार देखो आपको पीओके के पार आपको देखने को मिल जाता है, तो पाकिस्तान उस पर क्लेम करता है हमारा है, तो इसलिए बोला जाता है कि कभी अगर भारत का पूछे तो K2, और भारत में अगर पूछे कि मतलब आज फिलहाल भारत में है तो कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,611 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है वो 85-86 है और 86-11 जो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, चलिए बंगाल की खाड़ी के बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे। हमने अरब सागर देखा था, बंगाल की खाड़ी देख लेते हैं। कर्नाटक जो है आपका अरब सागर से जुड़ा है,
केरल जो है अरब सागर से जुड़ा है, गोवा भी अरब सागर से जुड़ा है। और दूसरी बात करें, उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है, तमिलनाडु जो है ये भी बंगाल की खाड़ी से। यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टूटता तारा को क्या कहा जाता है? तो उल्का कहा जाता है। अब जब उल्का जो है वो नीचे धरती पर गिर जाता है उसको उल्का पिंड कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। हेली धूमकेतु जो होती है वो 76 साल पे एक बार दिखाई देगी, इसको भी याद रखेंगे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में मैंने बता दिया है, ये आपको क्वेश्चन आंसर देख लीजिए एक बारी। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसको जल की आवश्यकता नहीं होती है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल रेगिस्तान में है तो जल की आवश्यकता नहीं है। तने में जल को संचित करता है। अच्छा, जल की आवश्यकता नहीं होती तो ये तो सही होगा ना, जल की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। यह वृक्ष में तने में जल को संचित करके रखता है, नहीं, वो रेगिस्तानी ओक तने में रखता है जिसको पाइप के द्वारा पिया जा सकता है। सवाल बनते हैं। छाल का उपयोग जो है दवाइयों को बनाने में किया जाता है और कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी सही बात है। बहुत कम पत्तियां होती हैं, नहीं, इसको छायादार वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को, तो पत्तियां होती होंगी तभी तो छायादार वृक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है राइट आंसर है। ए, बी, डी मतलब 1, 2, 4, 1, 2, 4 यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के सवाल बनते हैं कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर इस तरीके के घर बनते हैं, वैसी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वहाँ बारिश बहुत कम होता है, तो बारिश कहाँ कम होता है? तो देखिएगा लद्दाख में कम होता है, और यहाँ पर राजस्थान में कम होता है, हैदराबाद में मान लीजिए कम होता है, असम में तो बहुत बारिश होती है भाई। गर्मी बहुत पड़ती है तो लद्दाख में गर्मी तो पड़ती नहीं है, इसको भी गलत कर दिया। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें मोटी मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतों पर कटीली झाड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये आपका कहाँ पर दिखेगा? मिट्टी का घर। क्यों बनाया जाता है मिट्टी का घर? ताकि गर्मी ना लगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी के घर में मॉइस्चर होगा और मॉइस्चर से क्या होगा, आपको गर्मी नहीं लगेगा। जैसे घड़ा है, घड़े में क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, तो मिट्टी का घर होगा तो मॉइस्चर को मिट्टी अब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी जो ठंडक अंदर रहेगी, बात खत्म हो गई। तो इसलिए राजस्थान में ये सारी चीज़ें की जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तानी एरिया होने की वजह से। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इस तरीके के सवाल बनेंगे। बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो असम में बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें, जो भी पूरा मैराथन देखेगा बहुत कुछ ले जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैराथन नहीं देखेगा वो बेवजह इधर उधर घूमता रहेगा, सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ेगा जो नए नए आ रहे हैं तो पढ़ लो भाई, बाकी पुराने भूल जाओ। पुराना पैटर्न है, पुराने को भूल जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। चलिए, यहाँ पर इस तरीके के सवाल बनेंगे कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली फ्राई करके खाते हैं, तो वह है कश्मीर। गोवा में नारियल के तेल में मछली फ्राई करके खाते हैं। केरल में टोपिकोवा खाते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए, हाथी से भी यहाँ पर सवाल बनते हैं। कोई वयस्क हाथी 2 क्विंटल से भी अधिक खाना हरे पत्तियाँ खा करके, मतलब एक दिन में, तो गलत बात है। एक दिन में 2 क्विंटल नहीं खाता है, 1 क्विंटल से ज़्यादा खाता है। अत्यधिक भारी होने के कारण हाथी बहुत ज़्यादा आराम करता है, गलत बात है। आराम नहीं करता, 3 से 4 घंटे ही सोता है, बाकी तो काम ही करता है। यहाँ तक कि 3 महीने की हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये सही बात है। हाथी का बच्चा 9 से 10 घंटे सोता है, हाथी 9 से 10 घंटे सोता है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, सही चुनना था। देखिए, 100 किलो पत्ते खाता है, ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर 200 किलो है, गलत हो गया। बहुत आराम करता नहीं, बहुत काम करता है, याद रखिएगा। 9 से 10 घंटे नहीं, 2 से 4 घंटे ही सोता है। 200 किलो पत्ते खाता है, ये सही बात है। अब हाथी के बारे में ये देखिएगा तो ये विरासत पशु के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरी बात है, इसके कान होते हैं बड़े बड़े, जब गर्मी लगती है तो पंखों का काम करते हैं। क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि इसका स्किन जो होता है काला होता है, जिसकी वजह से हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, तो गर्मी लगती है। जिसकी वजह से क्या करते हैं, पानी में खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और इनका जो सरदार होता है, कौन होता है? वो बुजुर्ग हथनी होती है, जो इन सबको लेकर के आगे बढ़ती है। 13 से 14 साल, 15 साल के जब नर या मादा हाथी जो भी है, वो जब जवान होते हैं तो 13 से 15 साल में वो झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। ये भी सवाल बनता है कि देखिएगा कि, चलिए मैथ के सवाल हैं, इसको हम लोग मैथ में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 25 वर्षों से अगर किसी ज़मीन पर रहते हो, वन भूमि पर रहते हो, तो उस पर आप उपज करते हो या फिर जो भी चीज़ें हैं उस पर आपका अधिकार हो जाता है। कौन सा एक्ट है? ये वन एक्ट 2007 है। इसको बस इतना याद रखिएगा, 25 वर्ष, ये बहुत आसान है, पूछा जाता है, तो आप इसको 2007 याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये भी बन सकता है कि जो सबसे पहला वन एक्ट आया था तो कब आया था? 1927 में आया था। तो इससे इतने ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन पहला वाला भी याद रखिएगा 1927। लेकिन यहाँ पर जब 25 साल रह जाते हो तो अधिकार हो जाता है, वो कौन सा होता है? 2007 वाला। यहाँ पर देखेंगे निम्न में से सांप, भारत में जहरीला सांप जो है वो नहीं है, याद रखिएगा, तो वो है अजगर। अजगर काटता नहीं है इसलिए जहरीला नहीं है, निगल जाता है। रसल वाइपर, करैत, किंग कोबरा सबसे जहरीला है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन कौन सा जहरीला नहीं है? नहीं का नहीं से कनेक्शन हो जाएगा, सॉरी, नहीं का नहीं से कनेक्शन हो जाएगा, अजगर नहीं है, तो आंसर मिल जाएगा 1 नंबर आपको।
पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से सीधा पानी पौधों के अंदर दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ड्रिप सिंचाई बोला जाता है। ये इजराइल में सबसे ज़्यादा फेमस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें इसको बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। ये लेटेस्ट एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट फेमस होता हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। ठीक है, संकीर्ण नलियों से सीधे पानी के आधार में ही, जड़ों में ही इसको पानी दे दिया जाता है, जिससे कि पानी की बचत होती है। ईबीएस के बारे में यहाँ पर देखेंगे, क्षेत्रीय भ्रमण महत्व होता है क्योंकि क्षेत्र जो इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ बच्चों को लेकर के, तो मैं कहाँ जाऊँगा? दूर दराज की जगहों पर जाऊँगा, पूर्व योजना बनाऊंगा प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप के साथ साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर। देखिए, क्रियाकलाप करने के लिए आपको भले दूर दराज जाना है या फिर पास में जाना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्रियाकलाप कर रहे हो, तो जहाँ पर भी क्रियाकलाप दिखेगा वो राइट आंसर होगा क्षेत्र भ्रमण के लिए। क्योंकि मैं पिकनिक पे ले जा रहा हूँ तो सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ चीज़ों को सिखाने के लिए, कुछ चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए ले जा रहे हैं हम आपको। जैसे आप भी घूमने जाते होंगे तो क्या सिर्फ, आजकल तो वैसे ट्रेंड हो गया है, सिर्फ फोटो ले लो और चलो, और मतलब स्टोर कर दो, किसी को सेव करके जलाओ वलाओ, ये सारी चीज़ चल रही हैं। इससे आप एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो। अगर घूमने जा रहे हो तो मोबाइल साइड में रखो, घूमो। और एक ही बार थोड़ी ना घूमने जाना, बार बार जाना है। फ़ोटो कभी कभार लेते रहा करो, लेकिन नहीं, आप जहाँ जाएंगे फ़ोटो एल्बम लेंगे और उस फोटो को कभी देखते नहीं हैं। आप जितनी जगह जाओ, जितने फ़ोटोज़ निकालते हो, क्या दोबारा आप देखते हो? नहीं देखते हो। लेकिन बस वही है, क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट है इसीलिए। दूर दराज परिचित स्थानों पर जाना गलत हो जाएगा, नज़दीकी स्थानों पर जाना गलत हो जाएगा, पसंद की जगह पर जाना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम पसंद की जगह पर जाएं और क्रियाकलाप ही ना करें, नज़दीक की जगह पर जाएं हम क्रियाकलाप ही ना करें, परिचित जगह पर जाएं हम क्लास ही ना करें, तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ये होगा कि देखिए ईवीएस में क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। देखिए, मगरमच्छ को क्यों मारा जाता था? मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं? तो आपको पता है कि त्वचा के लिए मारे जाते हैं। ठीक है, एक सिंह गेंडे के लिए कौन सा फेमस है? काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हंगुल के लिए फेमस है, याद रखिएगा, दाचिंगम हंगुल के लिए फेमस है। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारी पूछा नहीं जाता परीक्षाओं में। यहाँ पर पूछ लिया जाता है सबसे पुराना कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था, जिसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। रामगंगा नेशनल पार्क अभी नाम इसका चेंज करा गया है, ये पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देखा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुंदरवन रिजर्व में क्या है, तो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में है, एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है। हंगुल, दाचिंगम, ठीक है, तो यहाँ पर काजीरंगा जो है असम का एक है जहाँ पर एक सिंह गेंडे के लिए फेमस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में मैंने बता दिया और आपने पढ़ा भी होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। और कुछ अगर बन जाए तो 400-500 अभ्यारण्य है, मतलब मान के चलिए बायोस्फीयर, वहाँ से एक सवाल पूछ देगा तो आप कैसे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो मेन मोटा मोटी आप देख लो, पहला कौन सा था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान का, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो पूछा जाता है वो उत्तर प्रदेश के यूपी टेट में पूछा जाता है, सी टेट में नहीं, बट फिर भी जान लीजिए पूछ भी सकता है। बोरा एक चिपे चावल की किस्म है जो मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है आप इस चीज़ को बताएंगे, तो ये असम में पाया जाता है, याद रखिएगा। चिपचिपे चावल की बात हम नहीं करेंगे, अगर बिहार की बात आएगी तो वहाँ पर चावल के आटे की बात की जाएगी जिससे दीवारों को रंग दिया जाता है, मधुबनी चित्रकला से वहाँ पर बात कर दी जाती है। ठीक है, मेरी दादी जो है अक्सर त्वचा के रूखेपन से बचने के लिए घोल लगाती हैं, सर्दियों में ग्लिसरीन का घोल होता है, आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। हाथियों का झुंड का सरदार कौन होता है? सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है, इसको भी याद रखेंगे। अब इस तरीके के कुछ सवाल बन जाते हैं। चपाती बनाने की सही प्रक्रिया क्या है? तो आपको याद रखना है पकाना सबसे लास्ट में होगा, और सबसे उससे पहले क्या होगा? आटा गूंथने का काम होगा। आटा गूंथोगे तभी तो लेई बनाओगे, तो ये गलत हो गया, लेई बनाना, आटे की लेई बनाना गलत हो गया, लेई बेल करके तैयार करना गलत हो गया। पहले आटा गूंथोगे, फिर लेई बनाओगे, फिर बेलोगे, ठीक है, बेलने के बाद फिर क्या करोगे? उसके बाद पकाओगे, फिर रोटी तैयार होगी, फिर खाओगे। और इसी खाने के लिए आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी खाने के लिए पूरा दुनिया जो है मेहनत कर रहा है, इसी खाने के लिए इतनी स्ट्रगल है, इतनी मेहनत है, इतनी कोशिशें हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि माँ बाप के पैसे से पेट तो पल रहा है, लेकिन आपको जीवन में सिर्फ रोटी के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए भी आपको लड़ाई लड़नी है। इसीलिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके बाद आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दोगे। तो ये कुछ ईवीएस के क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जिसको हमने डिस्कस कर लिए हैं। और बाकी आप 4-5 क्वेश्चन को देख करके परेशान हो तो मत हो यार, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही है। वही चीज़ पढ़ो जो हमेशा से ट्रेंड में रही है, वही चीज़ें आपको काम देंगी। 2-4 नई चीज़ें पढ़ करके आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, और ना ही आपको कोई देख रहा है कि आप एक्सपर्ट बन गए हो। आप खुद के अंदर झांको, आप क्या हो, परीक्षा निकाल सकते हो कि नहीं, दुनिया कोई नहीं देख रहा है आपको, आप खुद ही हो जो दुनिया को दिखा सकते हो, वो भी एक सिलेक्शन लेकर के, ऐसे कोई नहीं देखेगा। तो ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करना दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना, और चैनल के साथ जुड़ोगे तो आगे आने वाले हिंदी के, संस्कृत के और मैथ के भी
ही यहाँ पर मैराथन क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे जो रिलेटेबल हैं, जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना।